ओके तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एरिया वेक्टर पढ़ा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते क्या होता है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर लेने आ गया है तो दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लो, बहुत ही आसान है। तो देखो मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल में पहला ले रहा हूँ। ये डेफिनेशन क्या है बाद में बात करेंगे। ओके डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। इट इज नॉट डेफिनेशन, इट इज द पॉइंट विच इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखते हैं हम लोग जनरली, फाई से, और फाई ई भी लिख देते हैं। ई मतलब ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके एक्चुअली आगे हम लोग जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई लिखा जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी। क्यों, वो आगे समझोगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए फाई लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बट फाई भी लिख दो काम चल जाएगा। ठीक है चलो, तो देखो कोई एरिया है, ये एरिया मैंने ऐसे बनाया है, ध्यान से सुनना। मैं एक और एरिया ऐसे बना के दिखाता हूँ, समझना अच्छा से। एक और एरिया बना देता हूँ, ओके ऐसे करके। ठीक है, ये एरिया है, ये कोई सरफेस है, कोई सरफेस है। ओके कोई सरफेस है, ये 2D सरफेस है। चलो ठीक है, ओके कोई सरफेस है ये। आइए मैं किताब के हेल्प से समझाऊंगा, रिलैक्स होकर समझो, बहुत आसान है। ये जो मैंने सरफेस बनाया ना, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे देख रहा हो, ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है। अगर ये समझ गया तो काम खत्म। तो ये सरफेस जो मैंने बनाया ऐसे बनाया, यहाँ पे ऐसे बनाया। एक और एग्जांपल में देता हूँ, यहाँ पर समझाऊंगा मैं तुमको। ओके मैं एक और फिगर बनाता हूँ, लो एक और फिगर बना देता हूँ, लो ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब ये कैसे रखा हुआ, ये ऐसे रखा हुआ, इस बोर्ड के प्लेन में ही रखा हुआ, बोर्ड के प्लेन के पैरेलल है, या प्लेन ऐसे ऐसे रखा हुआ, ऐसे किताब में ऐसे रखा हुआ। बट ये जो बनाया अभी ऐसे बनाया हुआ, ऐसे माने कि ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे बनाया। अगर ये समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं होगा, देखते रहो। तो क्या करना कि मैं देखो मैं समझाता हूँ क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लेता हूँ पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ओके मैं थोड़ा अच्छा बना रहा हूँ, ठीक है ओके देखते रहना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैंने बनाया। चलो ये पैरेलल है, ये फील्ड लाइन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके चलो ठीक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि तुमको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है तो देखो सब बच्चा सुनना, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में रेड कलर से इसको बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है चलो, इतना फील्ड लाइन्स मैंने बनाया। ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क है बताओ तो, तुम लोग बताओ। दोनों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है क्योंकि ये ज़्यादा करीब करीब है। जहाँ पे फील्ड लाइन करीब करीब होता है, क्लोज होता है, सटा सटा होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन यूनिफॉर्म ये भी है, यूनिफॉर्म वाला ये भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ज़्यादा ही है क्योंकि ये सटा सटा है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, इंपॉर्टेंट सुनो अच्छा से। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैं बोलूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने इस सरफेस का नाम सुनो, मैंने इस सरफेस का नाम दे दिया आपको, इस सरफेस का नाम मैंने दे दिया S1, इसका मैंने नाम दे दिया S1। ओके S1 मतलब S1 सरफेस S1, फर्स्ट सरफेस। ओके जो भी बोल दो, ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है मैंने बोल दिया। इस सरफेस का नाम मैंने S3 बोल दिया। लो S3 कहीं भी नाम दे सकता हूँ, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ S3 है ये। ठीक है चलो, यहाँ भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना दूंगा, चिंता मत करो। यहाँ भी बना दे रहा हूँ, यहाँ भी ब्लू कलर से बनाता हूँ। 1 2 3 4 5, ये S3 मैं बाद में लिख दूंगा, चिंता नहीं करो। ओके मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम लोग देख देख के उतारोगे भी, अभी मत उतारना, पहले समझ लो तो खुद से नोट कर सकते हो, समझने की कोशिश करो पहले। चलो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारा S3 है। चलो ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक है ये एग्जाम्पल 3 है। चलो एग्जाम्पल से क्या मतलब, मैंने फिगर के थ्रू समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल समझ जाओ तीनों एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। चलो एग्जाम्पल 3, इसको मैं इधर कर देता हूँ, जुदा कर देता हूँ। अब सुनो अच्छा से, अब मैं बोलूंगा क्या जानते हो, मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है। देखो ये बुक, ये जो सरफेस देख रहा है S1, ये सरफेस S1 ऐसे है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे खड़ा खड़ा है। ओके और इलेक्ट्रिक लाइन को क्रॉस कर रहा है, आर पार हो रहा है, ऐसे आर पार हो रहा है, आर पार हो रहा है।
ओके आर पार हो रहा है, यहाँ भी आर पार हो रहा है, यहाँ भी आर पार हो रहा है, यहाँ भी आर पार हो रहा है, ऐसे निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है बहुत सारा इलेक्ट्रिक लाइन। तो ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन, यानी ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, 4 लाइन इसको क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है यानी आर पार हो रहा है, इसको होल्ड कर रहा है, इसको छेद कर रहा है, आर पार कर दे रहा है। बट ये वाला फील्ड, ये जो लाइन है, ये आर पार नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर से निकल गया, ऐसे निकल गया, ऐसे ऐसे, लेकिन ये आर पार हो रहा है, ऐसे आर पार हो रहा है, आर पार हो रहा है, आर पार निकल गया, इस सरफेस को क्रॉस कर गया। ओके, जैसे मान लो तुमको, जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे ये होल है पूरा खाली है, तो कहोगे सर आर पार कैसे हो गया? तो इससे देखो, ये मेरा ये सरफेस ऐसे खड़ा खड़ी है, ऐसे ऐसे समझो, आर पार हो गया, आर पार हो गया, आर पार हो गया, इसके आर पार हो गया पूरा। ओके, मैं पेज लेकर भी समझा सकता हूँ तुमको। ओके, जैसे मान लो चलो मैं समझाता हूँ, जैसे कि हाँ चलो ठीक है, ऐसे आर पार हो गया, देखो ये ऐसे आर पार हो गया, ऐसे आर पार हो गया, आर पार हो गया, आर पार हो गया, ऐसे, ठीक है। एक फील्ड लाइन दिखा रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा फील्ड लाइन आर पार हो रहा है। ओके, तो ये समझना जरूरी है। ओके, तो ये जो है ना आर पार हो रहा है, बहुत सारा फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रहा है, ऐसे करके आर पार हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस S2 का फ्लक्स S1 से ज्यादा है। क्या मतलब है इसका? S2 का फ्लक्स S1 से ज्यादा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, फ्लक्स तुमको इस बात की जानकारी देगा कि मैं बोलूंगा कि S2 का फ्लक्स ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि S2 से ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, S2 से ज्यादा फील्ड लाइन आर पार हो रहा है, आर पार हो रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बता रहा हूं तुमको, मैं एग्जाम प्रैक्टिकल करके तुमको दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो इससे अभी कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, ये फील्ड लाइन मान लो, ये जो पेन मैंने घिसाया है ये फील्ड लाइन, कई वो फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है? एक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। ओके, अब मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से, इंपॉर्टेंट बात सुनो। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तुमको समझाता हूँ। जैसे ये देखो, मैं एक पेज अपना खराब कर रहा हूँ। ओके चलो, यहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूँ, देखो दो, ये आर पार हो गया, ये आर पार हुआ एक, उसके बाद उसका देखो दो क्रॉस कर रहा है, इससे 2 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। ओके, इस एरिया से 2 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। ओके, 2 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, लो 2 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? देखो अच्छा सा, 2 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, दिख रहा है क्या? 2 फील्ड लाइन, यह समझाने के लिए विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। 2 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, चलो ठीक है, और इस वाले से 1 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। देखो इसको देखो, इससे 1 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, इससे 2 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है? 2। ओके, समझना जरूरी है। ठीक है, इससे 2 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो बताओ किसका फ्लक्स ज्यादा है? इसका फ्लक्स ज्यादा है सर, इसका फ्लक्स कम है। फ्लक्स ये तुमको बताएगा किससे कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, आर पार हो रहा है। ओके, अब कहो सर यहाँ पर फ्लक्स तो समझ नहीं कि फ्लक्स का मतलब ये हुआ सर कि फ्लक्स बताएगा तुमको कि कितना फील्ड लाइन उसको क्रॉस कर रहा है। अब बताओ, ये जो क्रॉस करेगा वही फ्लक्स बनाएगा। माने फ्लक्स का मतलब ही यही है कि फ्लक्स इस बात की जानकारी देता है कि कितना फील्ड लाइन उसको क्रॉस कर रहा है किसी एरिया को। ठीक है, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, आर पार होना चाहिए। अब बताओ ये क्या क्रॉस कर रहा है? क्या ये क्रॉस कर रहा है? नहीं सर, ये फ्लक्स नहीं बनाएगा, ये फ्लक्स नहीं बनाएगा, क्रॉस नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, ये भी क्रॉस नहीं कर रहा है। ओके, ये भी क्रॉस नहीं कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, अंदर से भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है। मतलब ये मैं यहां पर से छेद किया हूं इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तो ये फ्लक्स बनाएगा, ये फ्लक्स बनाएगा। तो फ्लक्स क्या चीज बताएगा? फ्लक्स ये बताएगा कि कितना फील्ड लाइंस किसी एरिया को क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, आर पार कर रहा है, छेद कर रहा है। ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ज्यादा फील्ड लाइन उसको क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम यानी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसे क्रॉस कर रहा है। क्योंकि अब बताओ अभी क्या क्रॉस कर रहा है? क्या अभी मैं बोलूंगा, अब तुमको बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे ये मेरा रेड मार्कर है, बोर्ड है, अब बताओ ये क्रॉस कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? तो फ्लक्स बोलोगे 0 है, फ्लक्स 0, क्रॉस नहीं कर रहा है। हाँ, अब फ्लक्स 0 नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। फ्लक्स कैसे मेजर करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, बताऊंगा। फ्लक्स का फॉर्मूला बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन फ्लक्स क्या बताता है, फ्लक्स का क्या मतलब है, फ्लक्स का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मतलब है उसका? तो फ्लक्स तब होगा जब कोई एरिया को कोई फील्ड लाइन परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा। समझ में आ गया? यहां पे फ्लक्स होगा, बट मैं बोलूंगा कि यहां पे फ्लक्स होगा, वो नहीं सर, क्रॉस नहीं कर रहा है, इसको इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो फ्लक्स जीरो। ठीक है, अब फ्लक्स जीरो, अब बताओ फ्लक्स जीरो, अभी भी फ्लक्स जीरो, क्रॉस नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, अभी भी फ्लक्स जीरो। फ्लक्स होने के लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा, आर पार होना पड़ेगा। ये समझ गए तो तुमको क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फ्लक्स ऐसे था, देखो यहाँ पे इस एरिया ऐसे है, यहाँ पे मैं बुक लाता हूँ। ओके, यहाँ पे एरिया ऐसे,
समझो इसको अच्छा से, रिलैक्स हो गया। ये एरिया अभी ऐसे है, इससे बहुत सारा आर पार हो रहा है, आर पार हो रहा है, आर पार हो रहा है, आर पार हो रहा है। तो कितना फील्ड लाइन आर पार हो रहा है? 1 2 3 4, 4 फील्ड लाइन आर पार हो रहा है। यहाँ से क्या आर पार हो रहा है? देखो तो क्या क्रॉस हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, ये भी तो आर पार हो रहा है। देखो यहाँ से कट रहा है ना, आर पार हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है ना, ये दिख नहीं रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर से कट रहा है, लेकिन ये दोनों आर पार नहीं हो रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आर पार हो रहा है, यहाँ से 4 आर पार हो रहा है। ज्यादा फील्ड लाइन कहाँ से क्रॉस हो रहा है? या सर यहां से ज्यादा हो रहा था, यानी कि S2 का फ्लक्स ज्यादा है, S1 का फ्लक्स कम है। सिंपल सा बात है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स को मैं लिखूंगा FLUX, फ्लक्स को लिखूंगा कि S1 का फ्लक्स, फ्लक्स को 5 से लिखा जाता है, उसको लिखूंगा S1 का फ्लक्स। ओके, यानी फ्लक्स हमेशा दो चीजों से रिलेटेड रहेगा, दो चीजों से जुड़ा रहेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी फील्ड लाइन से, और एरिया से। कितना फील्ड लाइन उस एरिया को क्रॉस कर रहा है भाई, फ्लक्स बनाएगा। क्रॉस नहीं करेगा तो फ्लक्स जीरो होगा, बात खत्म। तो देखो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है बहुत सारा, कितना लाइन फ्लक्स कर रहा है? चारों कर रहा है। कितना भी कर रहा है, इन्हें बोल दोगे सर 4 को फ्लक्स, 4 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है तो 4 फ्लक्स हो जाएगा। 3 फ्लक्स है, अगर 3 लाइन फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है तो 3 फ्लक्स हो जाए। नहीं, फ्लक्स को मेजर करने का तरीका अलग है, मापने माने कि उसको वैल्यू निकालने का तरीका उसका अलग है, लेकिन फ्लक्स ज्यादा है, इस बात का ये मतलब है कि उस एरिया से ज्यादा फ्लक्स फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। ओके, फ्लक्स कम है, इसका मतलब ये है कि उस एरिया से फील्ड लाइन कम क्रॉस कर रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं बोल देता हूँ φ1 बोलता हूँ। S1 का फ्लक्स, मैं इसको पढ़ूंगा फ्लक्स ऑफ S1, उसको φ1 बोल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको बोलूंगा फ्लक्स, किसका फ्लक्स बताओ? फ्लक्स S2 का फ्लक्स, इसको मैं बोल दूंगा φ2 सेकंड। ओके, फ्लक्स φ2 मतलब S2 का फ्लक्स, ठीक है। अब बताओ φ1 बड़ा है कि φ2 बड़ा है? तो ये तो कंफर्म है कि φ2 φ1 से बड़ा है, क्योंकि ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है यहाँ से। तो फ्लक्स, ये लाइन जो है फ्लक्स बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये लाइन भी फ्लक्स बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये चारों लाइन फ्लक्स बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे ये लाइन फ्लक्स बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ये भी क्रॉस नहीं कर रहा है, ये आर ऐसे ऊपर से निकल रहा है, ये ऊपर से निकल जा रहा है ऐसे फील्ड लाइन, ऐसे निकल रहा है, लेकिन ये आर पार हो रहा है, इसको ये आर पार कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 फ्लक्स, माने 7 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, इससे ज्यादा फ्लक्स यहाँ पर है, ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा है यहाँ से। तो बोलेंगे कि φ2 का वैल्यू जो है, φ2 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। φ2 इज ग्रेटर देन φ1। Why sir? Why? Because more field lines crossing perpendicular to the surface S2, okay, than S1। यानी कि S2 से पास करने वाले, क्रॉस करने वाले फील्ड लाइन ज्यादा है। यहाँ पे 7 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे 4 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे 4 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, 4 फील्ड लाइन क्रॉसिंग, 4 फील्ड लाइन्स, ओके, फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग, मैं लिख देता हूँ, थ्योरी ज्यादा क्लियर रहेगा। 4 फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग मतलब पास कर रहा है, क्रॉसिंग। यहाँ पे 7 फील्ड लाइन्स, मैं लिख देता हूँ, 7 फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग। ओके, क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो 7 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे 4 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, इसलिए ज्यादा फ्लक्स इसका होगा। तो फ्लक्स ये बताएगा कि कितना फील्ड लाइन इसको परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है। अब बताओ यहाँ पे क्रॉस कर रहा है क्या? यहाँ पे तो ऐसे हो रहा है, ऐसे क्रॉस तो नहीं कर रहा है, ऐसे सीधे टच करके निकल रहा है। देखो ना, ये मैंने बोला ना कि ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये यहाँ पर ऐसे टच करके निकल रहा है, सीधे टच करके निकल रहा है ऐसे, तो टच करके क्रॉस तो नहीं कर रहा है। फ्लक्स तब बनाएगा जब कोई फील्ड लाइन उसको क्रॉस करेगा, एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, टच करके निकल रहा है। तो जब देखो मैंने बोला ना कि अगर मान लो ये मेरे पास एरिया है, इसको आर पार होगा तो फ्लक्स बनेगा, यहाँ पे तो आर पार नहीं होगा, फ्लक्स नहीं बनेगा, जीरो, फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो। ऐसे भी जाएगा तो फ्लक्स जीरो, बट ऐसे जाएगा तो फ्लक्स होगा, यानी कि एरिया के परपेंडिकुलर पड़ेगा ना, एरिया इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा ना, तो क्रॉस करेगा तो फ्लक्स बनेगा। तो इस केस में फ्लक्स जीरो है, बात खत्म। यानी कि फ्लक्स यहाँ पर जो है, फ्लक्स फाई S3, मैं लिखता हूँ S3 का फ्लक्स, उसको मैं φ3 बोल रहा हूँ, φ3। अब φ3 का वैल्यू जो है वो जीरो है। सर क्यों जीरो है? क्योंकि इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो फ्लक्स बनाने के लिए फील्ड लाइन क्रॉस करना चाहिए, एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस करना चाहिए। तो मैंने लिखा, देखो, इट इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू अ गिवन एरिया। माने फ्लक्स क्या बताएगा? फ्लक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना फील्ड लाइन किसी एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, क्रॉस होना चाहिए, आर पार करना चाहिए, तभी जाकर के फ्लक्स बनेगा। मैंने अभी एग्जांपल देकर समझाया, इसलिए मैं बात को प्रेस कर रहा हूं। तो ये ऐसे क्रॉस करेगा तो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स हो, ये एरिया को क्रॉस कर रहा है, परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, हाँ सर ये फ्लक्स बनाएगा, हाँ सर यहाँ भी फ्लक्स बनाएगा, ओके, बट यहाँ से नहीं, क्रॉस नहीं कर रहा है, सीधे ऐसे से निकल रहा है, ये एरिया यह है, देखो ना, ये एरिया फ्लक्स नहीं बनेगा, जीरो फ्लक्स, यानी कि कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है। मैं बोलूंगा फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, फ्लक्स क्रॉस कर रहा है मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स है यानी कि फील्ड लाइन इसको परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है। ओके,
अब मैं बोलूंगा फ्लक्स यहाँ पर जीरो है, फ्लक्स यानी कि कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ फ्लक्स जीरो है, यहाँ फ्लक्स जीरो है, यहाँ फ्लक्स जीरो है, बट अब मैं बोलूँ, अब बोलो, अब सुनो, अब मैं बोलूँ, अब बताओ फ्लक्स कितना, फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, फील्ड लाइन है, पेन जो है तुम्हारा फील्ड लाइन है, अब बताओ फ्लक्स जीरो क्योंकि उसे क्रॉस नहीं कर रहा है, अब बताओ, अब बताओ, अभी भी फ्लक्स जीरो है क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, क्रॉस करना चाहिए, फ्लक्स होने के लिए इसको क्रॉस करना चाहिए, इसे क्रॉस करना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट ये है। तो ये समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझो, अब ये बताओ, मैं तुमको बोलूं कि जैसे मैं मार्कर वाला मैं उदाहरण लेता हूँ, ओके, समझाता हूँ। ये मेरे पास ये फील्ड मैंने ये मेरे पास एरिया है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ एंगल कैसे दिखते हैं। अब बताओ, तुम कहोगे सर क्रॉस करने के लिए तो इस कंडीशन हो गया कि कोई फ्लक्स तभी बनेगा सर जब कोई फील्ड लाइन इस एरिया किसी एरिया को क्रॉस करे। क्रॉस करने के लिए इसको इसके साथ परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर से जाना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोग परपेंडिकुलर देख रहे हैं कि एंगल देख रहे हैं इस सरफेस के साथ, इस एरिया के साथ और इस पेन के माने कि इस फील्ड लाइन के साथ, लेकिन हम लोग एंगल हमेशा देखते हैं इस एरिया का वेक्टर, इस एरिया का वेक्टर, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होगा पता है तुमको? एरिया वेक्टर ऐसे होगा, एरिया वेक्टर इसका जैसे मान लो ये तुम्हारा फील्ड लाइन है, यहाँ से देखो अच्छा से, थोड़ा फील आना चाहिए। ये तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो मार्कर जो क्रॉस करके निकल रहा है फील्ड लाइन, यहाँ फ्लक्स तो होगा, तो यहाँ पर जो एंगल यानी परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, ये बात तो तय है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इस सरफेस के साथ 90 डिग्री है, वो बात तय है। लेकिन एंगल हम लोग देखते हैं, एंगल मेजर करते हैं एरिया वेक्टर के साथ। एरिया वेक्टर इसका कैसे होगा? ऐसे होगा एरिया वेक्टर, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन चूंकि इसको परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, तो एरिया वेक्टर खुद इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है और ये मार्कर भी परपेंडिकुलर है उस सरफेस पे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 0 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री होगा। तो हम लोग एंगल हमेशा एरिया वेक्टर के साथ लेते हैं, कभी भी सरफेस के साथ नहीं लेते हैं, ये बात समझना जरूरी है। तो कभी भी याद रखना कि जब भी क्रॉस करेगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया को क्रॉस करेगा ना, उस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, देखो एंगल 0 डिग्री, देखो तुम्हारे सामने में एंगल 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है। एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री 0 डिग्री एंगल होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल 0 डिग्री। क्या समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हम लोग एंगल जो कंसीडर करते हैं, एंगल लेते हैं सरफेस के साथ एंगल नहीं लेते हैं, एंगल हमेशा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ लेते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। आपको सर एरिया वेक्टर तो ऐसे भी ले सकते हैं, तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन हम लोग जनरली, मैंने बोला ना आप लोगों को सहूलत के लिए, हम लोग एरिया वेक्टर एक ही लेते हैं, ठीक है। एक एरिया वेक्टर बोलेंगे जिसमें एंगल 0 डिग्री होगा, लेकिन 180 डिग्री भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा ना, फील्ड लाइन अगर किसी सरफेस को परपेंडिकुलर क्रॉस करता है, उस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाता है। अब मान लो, अब मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा ये फील्ड लाइन है, ये ब्लैक वाला, अब इसको टच करके निकल रहा है, मान लो ये टच करके निकल रहा है, सुना, टच करके निकल रहा है, टच करके निकल रहा है। अब बताओ एरिया वेक्टर तो ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, टच करके निकल रहा है, फ्लक्स तो 0 है, यहाँ पे फ्लक्स 0 है, बात समझना जरूरी है। ये वाला केस, ये वाला केस, तीसरा केस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है, मैंने सॉरी पास कर रहा है, टच कर रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, पास नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस केस में फ्लक्स तो 0 है, लेकिन एंगल देखो तो कितना एंगल है। एंगल ही मत बोलना सर कि एंगल सरफेस के साथ ये पैरेलल है तो 0 डिग्री है, एंगल हमेशा एरिया वेक्टर के साथ, एरिया वेक्टर ये हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। ओके, तो जब भी तुम याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा ना, क्रॉस करेगा, परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा, तो फ्लक्स बनेगा। उस केस में हम लोग परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, लेकिन उस केस में एंगल 0 डिग्री लेंगे। उल्टा सोचना कि परपेंडिकुलर अगर आएगा तो एंगल 0 डिग्री, क्योंकि एरिया के साथ, एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेना है। अगर मान लो कि उसके साथ टच सट होकर सट क्यों जा रहा है, पहले मैंने उसको टच करके जा रहा है सरफेस को, तो उस केस में एंगल 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 90 डिग्री में समझना कि अगर परपेंडिकुलर आ रहा है तो एंगल 0 डिग्री, तो उसमें फ्लक्स होगा, 0 डिग्री में फ्लक्स होगा। दो फ्लक्स है तुम्हारे पास, 0 नहीं है यहाँ पे फ्लक्स। ओके, तो यहाँ पर थीटा करना, बताओ थीटा क्या? थीटा 0 डिग्री सर, थीटा 0 डिग्री सर क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर देखो, फ्लक्स ये अभी कैसे रखा हुआ है बता दो, ये कैसे रखा हुआ है? ये ऐसे रखा हुआ सर, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, मैंने बोला ऐसे रखा हुआ था। एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, एरिया वेक्टर ऐसा, तो एरिया वेक्टर में बना देता हूँ। लो एरिया वेक्टर बनाता हूँ, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, तो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। लो ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर को मैं लिखता हूँ S1 वेक्टर। लो ठीक है, S1 वेक्टर, S1 वेक्टर एरिया वेक्टर, इसका S1 एरिया वेक्टर बताओ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, S2 है एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर बताओ, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है, ये भी ऐसे रखा होता है, एरिया वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे। अब ये ऐसे है, ओके, तो एरिया वेक्टर इसके ऊपर होगा, तो मैं ऊपर बना देता हूँ ज़्यादा समझने के लिए। लो ये तुम्हारा S3, अब दोनों के बीच में एंगल बताओ, दोनों में जो 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री। तो याद रखना कि थीटा 0 डिग्री जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा, तो उस केस में एंगल 0 डिग्री लेना, क्योंकि एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर रहता है। एरिया वेक्टर भी ऐसे, देखो ये एरिया, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड,
और ये हो गया एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो जब भी परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा तो दोनों के बीच में एंगल 0 ले लेना, उल्टा सोचना। और अगर क्या बोलते हैं इसको टच करता हुआ निकलेगा, पैरेलल टच करता हुआ निकलेगा, तो उसके इसमें एंगल 90 डिग्री लेना, क्योंकि ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन एरिया वेक्टर ऐसे होगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के केस में फ्लक्स 0 हो जाएगा, 0 डिग्री में फ्लक्स 0 नहीं होगा, ऐसे याद रखना। जब थीटा 0 डिग्री होगा यानी कि परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा तो उसके इसमें फ्लक्स 0 नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ फ्लक्स 0 नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लक्स 0 नहीं है। ठीक है, ये समझना जरूरी है, मैंने बहुत आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, अब तो क्लियर हो गया होगा। तो फ्लक्स यहाँ पे 0 नहीं है, ओके, φ1, और यहाँ भी फ्लक्स 0 नहीं है, φ2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि सर जब भी थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री मतलब क्या हुआ कि एरिया उसको परपेंडिकुलर क्रॉस करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है तब 0 डिग्री है। ओके, परपेंडिकुलर जाएगा तो उसके इसमें एंगल 0 डिग्री लेंगे, उल्टा सोचेंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, मैंने बता दिया था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। और जब भी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अगर ऐसे टच करता हुआ सरफेस को एकदम टच करता हुआ निकल रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टच करता हुआ निकल रहा है, तो उसके इसमें एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसमें फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स बताने के लिए उसको क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस कर नहीं रहा है, इसलिए फ्लक्स 0। तो इस केस में देखो फ्लक्स 0 है, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 है, थीटा कितना 90 है, थीटा 90 मैं लिख देता हूँ, थीटा यहाँ पर 90 है। कहो सर थीटा क्या है, थीटा किसके बीच में एंगल है, पहले लिख देता हूँ, φ3 का वैल्यू 0 है। ओके चलो, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले सुनो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टार्ट देखिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, थीटा क्या मैंने लिया बताओ, एंगल बिटवीन, मैं लिख रहा हूँ एंगल बिटवीन, बहुत सारी बातें बताना वाला मैं, अभी रुको वेट करो, एंगल बिटवीन, ओके, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, चेक कर लेता हूँ, गुड, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, तुम नोट कर लो जब तक, इसको नोट कर लो, चलो ठीक है, हाँ इसको नोट कर लो। चलो, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ई, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। तो इस केस में याद ना कि ये तो क्लियर हो गया कि 90 डिग्री के केस में जब भी थीटा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री कब होगा सर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को क्रॉस करेगा, टच करेगा, टच करने के केस में एरिया वेक्टर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स 0, कहीं फ्लक्स होने के लिए क्रॉस करना चाहिए, आर पार होना चाहिए। ओके, तो यही है, तो मैंने लिखा इट इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द परपेंडिकुलर टू अ गिवन एरिया। फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है सर, फ्लक्स ये बताता है, कहीं मैं बोलूँ कि ज्यादा उस एरिया से ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा है, ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है परपेंडिकुलर। ओके, और अब तुमको एक क्वेश्चन उठेगा तुम्हारे दिमाग में, सर आपकी बात मान लेते हैं हम, चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं सर कि चलिए सर यहाँ फ्लक्स हो रहा है, ये तो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर जाके गया एकदम इस एरिया को क्रॉस किया परपेंडिकुलर, इस केस में थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर और इनके बीच में फील्ड लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो ये यहाँ सर फ्लक्स तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मान लीजिए सर अगर थोड़ा तिरछा गया, ऐसे कुछ एंगल पे गया, ऐसे गया कुछ एंगल पे गया, 30 डिग्री पे गया मान लीजिए, तो क्या यहाँ फ्लक्स नहीं बनेगा, बनेगा फ्लक्स। तो यहाँ पे फील्ड लाइन का दो कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा इसको ऐसे माने कि हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाला देखो, ये वाला ये जो है, ये वाला जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में होगा वो उसका फ्लक्स तो बनाएगा, माने एक कंपोनेंट फ्लक्स बनाएगा, एक कंपोनेंट फ्लक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो टच करता हुआ निकलेगा। ठीक है, तो उस केस में भी बनेगा, लेकिन जब ऐसे खाली टच करता हुआ निकलेगा फ्लक्स 0 हो जाएगा, बात खत्म। ये चीज समझ में आना चाहिए। ओके, तो उल्टा याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। ये मैं मिटा रहा हूँ इसको, चलो ठीक है मिटा रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने की। ओके, जहाँ तक हुआ मैंने समझाया आपको। ओके, चलो तो ये भी हो गया, चलो नोट कर लिए सबको, चलो नोट कर लिए होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होगे। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पे, बात समझो अच्छा से, इंपॉर्टेंट चीज़ पे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, ओके चलो, तो नोट कर लिए होगा, मैंने पहले बोल दिया तुम लोगों को कि वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ओके, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, हाँ अब बात करते हैं सर फ्लक्स को निकालेंगे कैसे, सर फ्लक्स निकाला कैसे जाएगा। तो पहले एक चीज़ देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये हो गया कि फ्लक्स कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब एक मैं बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग बात, ये डेफिनेशन नहीं है, ये फ्लक्स का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन कुछ और है। ये बताता है कि फ्लक्स का मीनिंग क्या, ये बताता है कि फ्लक्स क्या चीज रिप्रेजेंट करता है। फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है कि कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है उस एरिया को। ओके, आप चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब सुनो अच्छा से, कुछ पॉइंट्स अब मैं तुम बता रहा हूँ, अच्छा सुना कि क्या क्या चीज़ पे फ्लक्स डिपेंड करता है, फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा। तो देखो मैं तुमको बताऊंगा, मैं इतना ही बड़ा एरिया, इतना ही बड़ा एरिया, सुनना सब अच्छा सुनना, इतना ही बड़ा एरिया, ओके थोड़ा बड़ा बना देता हूँ तब कि तुम लोग कहोगे सर छोटा क्या है बनाया, कंजूसी क्यों कर रहा है। लो ओके चलो,
ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान देना, फ्लक्स किस बात पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, यस करेगा। कैसे, देखो मैं यहाँ पे देखो फ्लक्स में बना रहा हूँ, 1 2 3, मैंने यहाँ बनाया, चलो ठीक है, 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ई। अब मैं एक और एरिया बना रहा हूँ, एक और इसी के बगल में बनाता हूँ, जाके तुम इतना ही बड़ा, इतना ही बड़ा, उतना ही बड़ा एरिया में बना रहा हूँ, छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा हटा करके, देखो 1 2 3 4 5। अब बताओ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है कि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बताओ। कहो सर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि यहाँ पे सटा सटा है, ओके। अब बताओ फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा है कि फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा है, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ये एरिया ऐसे रखा हुआ है, क्रॉस कर रहा है, ओके, क्रॉस कर रहा है, ओके, थीटा 0 डिग्री है। तो मैं पूछूंगा, मैं बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे तो 5 लाइन क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे 3 लाइन क्रॉस कर रहा है, तो फ्लक्स ज्यादा यहाँ पे होगा, फ्लक्स ज्यादा यहाँ पे होगा, सर फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ 5 लाइन क्रॉस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, बात खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फ्लक्स उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा कि फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा, तो ऑब्वियसली सर यहाँ φ1, मान लो कि ये φ1 बोलते, मैं इसको S1 बोल दूँ, इसको S2 बोल दूँ, ओके, तो ये φ2 बोल देता हूँ, ये φ1 बोल देता हूँ। ऑब्वियस है कि φ2 जो है φ1 से बड़ा है, ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें। φ1 जो है φ2 जो है वो ऑब्वियसली है कि φ2 बड़ा है φ1 से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ओके। क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ही आसान बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, ओके। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। पहली बात हो गई, चलो पहली बात समझो, बात को इंपॉर्टेंट चीज है ये, ओके। अब सुनो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस सुनो, एरिया सेम रखा मैंने, जो एरिया ये है वो एरिया ये है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स व्हाई फ्लक्स इज मोर देन S2 केस देन S1, ओके। दैट मीन्स S2 के केस में ज्यादा फ्लक्स है, कॉमन सेंस लगाओ क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा केस करें, दूसरा केस देखो, दूसरा देखता हूँ कौन बच्चा ध्यान देता है, ओके। अब सुनो, मैं क्या करता हूँ, एरिया को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, छोटा एरिया रख रहा हूँ, लो छोटा एरिया रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं फील्ड लाइन बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 फील्ड लाइन बना रहा हूँ, ओके। और यहाँ से कितना पास करा, 3। अब मैं इससे थोड़ा बड़ा एरिया कर दूंगा, तो देखो बड़ा एरिया, अभी 5 फील्ड लाइन क्रॉस कर गुजर रहा था, 5 फील्ड लाइन जा रहा था, 3 ठो इससे क्रॉस कर रहा है, यानी फ्लक्स में तीन ही फील्ड लाइन कंट्रीब्यूट कर रहा है, फ्लक्स में 3 ही फील्ड लाइन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके। अब मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। चलो अब जो 5 जा रहा था ना, ये 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, सब क्रॉस करेगा इससे, एक उतना ही मैं वही फील्ड लाइन बना रहा हूँ, कोई छोटा बड़ा नहीं, फील्ड लाइन वही सेम है, बिल्कुल फील्ड लाइन सेम है, फील्ड लाइन सेम है, यानी पांचों फील्ड लाइन इस एरिया से क्रॉस कर रहा है। कॉमन सेंस वाली बात है, छोटा एरिया लिया तो 3 ही फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, बड़ा एरिया लिया तो 5 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, यानी इसका फ्लक्स ज्यादा है कि इसका फ्लक्स ज्यादा है, इसका फ्लक्स ज्यादा है, एरिया जिसका ज्यादा है, यानी कि इसका एरिया मान लो S1 है, ये S2 है, यानी कि इसका φ2 ग्रेटर देन φ1। कोई जरूरी नहीं मैं एग्जांपल ऐसा सेट करता हूँ इसलिए φ2 हमेशा φ1 होता है, तुम किसी को S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी फ्लक्स जो है वो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया ज्यादा फ्लक्स ज्यादा, क्योंकि ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेगा। यहाँ पे एरिया कम है, देखो 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, कोई सर ये कहाँ क्रॉस कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए फ्लक्स में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट यहाँ पे पांचों फील्ड लाइन जितना, तो मैंने इतना ही बड़ा बनाया, इतना ही बड़ा बनाया, 5 फील्ड लाइन यहाँ भी बनाया, 5 फील्ड लाइन यहाँ बनाया, लेकिन यहाँ पे छोटा एरिया था इसलिए यहाँ पे 3 ही फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे 5 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, यानी फ्लक्स यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ फ्लक्स कम है, सिंपल सा बात है। तो एरिया पर डिपेंड करता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ज्यादा फ्लक्स होगा, वीक फील्ड होगा तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, एरिया कम होगा तो फ्लक्स कम होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरी बात, ये 2 बात होगी, तीसरी बात सुनो, तीसरी बात मैं इधर बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात क्या है कि एंगल पे भी डिपेंड करता है, ओके। एंगल पे कैसे डिपेंड करता है सर, देखो मैंने बोला था ना कि थीटा 0 डिग्री था, थीटा 0 डिग्री था कि कैसे जा रहा है, अगर परपेंडिकुलर एकदम क्रॉस करेगा तो परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, उसके में थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री के फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। जैसे मैं बोलूं, ध्यान से सुना, इसको थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहा हूं तुमको। तीसरा केस, ओके। अब बताओ 0 डिग्री में मैक्सिमम है, यानी 0 डिग्री जब एंगल 0 डिग्री था, ओके, तो फ्लक्स मैक्सिमम था, जब मैंने एग्जांपल लिया था इससे पहले वाला में, ओके। अब मैक्सिमम फ्लक्स कैसे था कि 0 डिग्री गया था, तो कैसे गया था, माने कि ये इसको क्रॉस कर रहा था ऐसे। ये मैं फिर कागज ले रहा हूँ, ओके भाई, कागज कहाँ गया, कागज साहब, हाँ, या
ओके ये क्रॉस कर रहा था, ठीक है। इस केस में ये तुम्हारा ये क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस कर रहा है, और एरिया वेक्टर तुम्हारा कैसे है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच में 0 डिग्री है, तो फ्लक्स बनेगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स इसी केस में होगा। जैसे जैसे एंगल 0 डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच एंगल 0 है, एरिया वेक्टर चेंज नहीं होगा, एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा हमेशा, एरिया वेक्टर। बट ये तुम फील्ड को अगर तुम चेंज करोगे, जैसे मान लो अभी दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, अब मैं इसे चेंज किया मैंने, जैसे मान लो यहाँ पे दोनों एक के साथ है, अब एंगल 0 डिग्री है, अब मान लो 30 डिग्री हो गया, ध्यान से दो कैसे 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो देखो अभी मैक्सिमम फ्लक्स है, जब 0 डिग्री तब फ्लक्स मैक्सिमम है, फ्लक्स घटना शुरू होगा क्योंकि 90 पे 0 हो जाता है, 90 पे देखो अगर फील्ड लाइन ऐसे चला गया, देखो जो मेरा पेंसिल है ना रेड वाला, वो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो फील्ड लाइन है, तो अभी फ्लक्स 0 हो जाएगा, 90 डिग्री में 0 फ्लक्स है और 0 डिग्री में तुम्हारा फ्लक्स मैक्सिमम है। तो एंगल जैसे जैसे बढ़ाओगे फ्लक्स घटता जाएगा, घटते 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 0 हो जाएगा। तो यार कॉस का वैल्यू ऐसा होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो 90 के केस में फ्लक्स 0 है और 0 डिग्री के केस में तुम्हारा वैल्यू फ्लक्स ज्यादा है। तो इससे पता चल रहा है कि कॉस आएगा फॉर्मूला, कॉस पर डिपेंड करेगा, साइन पर डिपेंड नहीं करेगा, कॉस पर डिपेंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अगर समझ नहीं आया तो फिर से बात को रिपीट करो जा करके, ओके। अब मैं तुमको एंगल के साथ बताता हूँ कि एंगल बढ़ेगा तो फ्लक्स तुम्हारा घटेगा उल्टा, तो देखो कॉस के साथ चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फिल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखो, एक फिल लाइन दिख रहा है क्या उसमें, सुनना, 2, थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूँ, 2, 3, 4, 5, चलो ठीक है। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। क्या दिख रहा है क्या उधर, दिख रहा है, चलो ठीक है। देखो अच्छा सा आराम से पढ़ो, लंबा टॉपिक है लेकिन आसान कर देता हूँ मैं, तुम्हारा टॉपिक ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान दो। मैं इसको क्या करता हूँ कि देखा, ध्यान से देखना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि ऐसे फील्ड लाइन बना देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ, चलो ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। या ये मैं फील्ड लाइन स्क्वायर में क्या करता हूँ, इसे सर्किल बना देता हूँ, लो सर्किल बना देता हूँ, लो सर्किल बना दिया। कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है बता तो, अभी कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है सर, मैंने सर्किल बना दिया। अब मैं सर्किल को थोड़ा सा लेट, अभी सर्किल मैंने ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे सर्किल है, सर्किल ऐसे है, मैं दिखाता हूँ तुमको सर्किल कहाँ पर है, देखो ओके। सर्किल में मैंने दिखाता हूँ तुमको, मैंने कहीं रखा हुआ है, चूड़ी 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 चूड़ी, ओके चलो सर्किल मैंने दिखा देता हूँ तुमको, थोड़ा वेट करो, ओके। चूड़ी है नहीं मेरे पास, था चूड़ी, हाँ चूड़ी मिल गया, चलो ये बेंगल है, ये चूड़ी है, ये मैंने इसको ऐसे रखा, ऐसे ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे रखा, ऐसे 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, ऐसे समझना, इसलिए मैं थोड़ा तिरछा बनाया, अंडा टाइप का बनाया, ठीक है। 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, ओके। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसी केस में मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ, एक और फिगर बनाता हूँ, ओके। देखो एक और फिगर मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, उसी फील्ड लाइन को 5 को दिखाऊंगा, उतनी दूरी पे, 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस एरिया को थोड़ा सा तिरछा कर दूंगा, थोड़ा तिरछा कर दूंगा, थोड़ा जैसे अभी ऐसे रखा था ना, इसको थोड़ा ऐसे करके रखूंगा, ऐसे करके, तो या थोड़ा तिरछा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। ध्यान से सुनना, पहले देखो तुम खुद से सोचो ना, पहले जा रहा था इससे, जब ऐसे जा रहा था तो तीनों लाइन गुजर रहा था, तीनों लाइन गुजर रहा था, ऐसे तीनों लाइन गुजर रहा था, ऐसे मान लो। अब मैं थोड़ा तिरछा करूंगा तो ये जो फिर लाइन जो है वो बाहर भी आ सकता है, घट जाएगा। देखो ना मैं इसको थोड़ा तिरछा करके बनाता हूँ, लो उतनी बड़ा एरिया, देखो उतनी बड़ा एरिया मैंने बनाया, उसी सर्किल को मैंने थोड़ा सा, ये अभी चूड़ी को ऐसे रखा था, ऐसे रखा था, तीनों फिर लाइन गुजर रहा था, समझ रहे हो क्या, ओके। तीनों लाइन गुजर रहा था, समझो अच्छा से, ये तीनों लाइन ऐसे गुजरा था, लो ऐसे गुजरा था, लो ऐसे गुजरा था और ऐसे गुजरा था, समझो बात को अच्छा सा, ओके। ऐसे गुजरा था, ऐसे समझो, ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब मैं चूड़ी को टेढ़ा कर दूंगा तो जो फिल लाइन, जो फिल लाइन जहां पर था वहीं पर रहेगा, फिल लाइन तो उससे कोई नहीं गुजरेगा, घट जाएगा फिल लाइन, ओके। तो ये जो मैंने टेढ़ा कर दिया, देखो इसमें से 3 लाइन गुजर रहा था, अभी क्या गुजर रहा है, इसमें एक ही गुजर रहा है। तो एंगल पर डिपेंड कर किया, एंगल पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स कम होगा, यहाँ फ्लक्स ज्यादा होगा, ऑब्वियसली है, क्योंकि तुमने यहाँ पे देखो ना, पहले ही ऐसा था तो 3 फिल लाइन क्रॉस करा था, जब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो जो फिल लाइन ऐसे गुजर रहा था, इसमें से गुजर रहा था, ऐसे करके गुजर रहा था, अब तुम ऐसे करो 30 तो ये फिल लाइन उससे बाहर हो जाएगा, ओके। तो वो तो तुम्हारा फ्लक्स घटा देगा। तो ये सिंपल बात है कि यहाँ फ्लक्स जो है एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्लक्स डिपेंड ऑन कॉस थीटा, कॉस पे डिपेंड करता है, याद ना, कॉस के साथ क्यों सर, कॉस ही क्यों नहीं है, साइन क्यों नहीं लिए, मैंने पहले ही एग्जांपल जो करवाया था तुम लोगों को याद करो, उस एग्जांपल में मैंने ये बात बताने की कोशिश की थी तुमको कि 0 डिग्री के केस में तुम्हारा फ्लक्स मैक्सिमम है और 90 डिग्री के केस में मैक्सिमम में फ्लक्स 0 है तुम्हारा, ओके। वो मैंने समझा दिया। तो फाई आप तीनों को मिला के एक साथ रख दो, तीनों फॉर्मूला को एक साथ मिला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चलो तीनों को मिला करके फाई, ओके फाई मैं यहाँ पर ब्लैक से लिखूंगा जाके, ताकि तुमको पूरा समझ में आ जाए, ओके। फाई ओके बराबर ई ए कॉस थीटा, बराबर लिख दो, यही फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। मैं इसको तुमको फिल करके समझा दिया हूँ,
जरूर करना। अब फाई का फॉर्मूला हो गया ई ए कॉस किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में, ई डॉट ए खत्म, डब्बा में पैक कर लो, दोनों काम आएगा, दोनों को डब्बा में पैक कर लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला हो गया, तीनों आना चाहिए फ्लक्स में, ई भी आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, और तुमको कॉस्ट थीटा पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि सर थीटा क्या है, सर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। और डॉट प्रोडक्ट क्यों आया सर, क्योंकि तुम जानते हो कि कॉस आता है डॉट में और क्रॉस आता है साइन में, ओके, यानी कि क्रॉस में आता है साइन और डॉट में आता है कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा लिख देता हूँ, थीटा क्या बताता हूँ, एंगल पहले ऑलरेडी मैंने बता रखा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ई, या वेक्टर ई एंड ए, ई डॉट ए लिखो या ए डॉट ई लिखो, कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। डॉट प्रोडक्ट में उल्टा फुल्टा कर सकते हो लेकिन क्रॉस नहीं कर सकते हो। ओके मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ये बात, ये डॉट प्रोडक्ट है, इससे क्लियर हो गया। अब देखो थीटा 90 हो गया, कॉस 90 का जीरो हो जाएगा, उसके में तुम्हारा फ्लक्स, तो फ्लक्स में फ्लक्स जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा स्केलर है, तो फ्लक्स एक नंबर है, प्योर नंबर है। फ्लक्स ये बताएगा कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं है। फ्लक्स तो ये बताएगा कि कितना फील्ड लाइन उस एरिया को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट भी आया, वैसे भी स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात तो ये, फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कब होगा नेगेटिव पॉजिटिव सबकी बात करते हैं। अब डेफिनेशन अभी तक नहीं मैंने बताया, फ्लक्स का डेफिनेशन आप बताऊंगा, पहले ये लिखो, फ्लक्स का यही डेफिनेशन बनेगा, ई डॉट ए, पहले इसको नोट करो तो बात करते हैं यहाँ पर। और ये फार्मूला तभी वैलिड है, ये फार्मूला तभी वैलिड है जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो। मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। अभी मैं एक केस करूंगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। इसको नोट करो अच्छा से, बढ़िया से, 1 2 3 4 5, ये तो ऊपर वाला लिखे हुए हो, दिक्कत नहीं, ये नोट कर लो। अब आते हैं डेफिनेशन पे, चलो आराम आराम से पढ़ो। ओके चलो, तो ये तो समझ में आ गया कि फ्लक्स क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया, फ्लक्स का फील आ गया। फ्लक्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना क्रॉस कर रहा है, ठीक है। जब भी मैं बोलूंगा फ्लक्स इतना है तो इतना पास कर रहा है, यानी फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है उसको, ये मतलब यही है। अब ये डेफिनेशन, अब आए हम लोग डेफिनेशन पे, उतना फील करने के बाद। अब फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, क्या होता है सुनो अच्छा से। अब मैंने बोला कि जो मैंने फॉर्मूला भी पढ़ाया था, फॉर्मूला में अभी उस पर आता हूँ। कोई सरफेस है, ये कोई भी सरफेस है, ये ओवर खावर कोई सरफेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस है, जनरल सरफेस है। हम लोग को ये सरफेस पढ़ना नहीं है, वैसे जनरल केस करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसका जो एरिया वेक्टर वो ऐसे है, लो एरिया वेक्टर है, ओके सुनना बात को, ये एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर मैं बोल देता हूँ, एरिया वेक्टर है ए, या एस बोल दो, इसका एस ए, इस सरफेस का नाम मैंने एस दे दिया, और इसका एरिया वेक्टर एस वेक्टर ले देता हूँ, ओके। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रहा है, लो ऐसे गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, इसको कुछ एंगल पे क्रॉस कर रहा है। एंगल हमेशा हम लोग जो है वो हमेशा हम लोग ये एंगल लेंगे, ये थीटा तुम्हारा, ओके, ये थीटा तुम्हारा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, हाँ मैं इसको दूसरे कलर से मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर एस। हम लोग एरिया को हमेशा एरिया वेक्टर ए लिखते थे, यहाँ पर एस ले रहा है, ओके, तो कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि एस से सरफेस होता है इसलिए, ठीक है। तो अब सुनो, एक छोटा सा मैंने एरिया काटा है, इस छोटा सा एरिया काटा, ये छोटा सा एरिया जो है, ये छोटा सा एरिया जो है, इसका नाम मैंने दिया डी एस, टोटल एस है, ये टोटल एस है, ये एस रहने दो अभी, ऐसे करके एस, पूरा सरफेस एस है, ठीक है। अब मैंने छोटा सा डीएस काटा। अब सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत क्रॉस कर रहा है, ऐसे बहुत सारा क्रॉस कर रहा है। अब तुम ऐसा नहीं करना कि सर माने कि हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस जो है एक जैसा नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हारे यहाँ पर जो है क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो इस केस में तुम फ्लक्स बोल दो सर पूरा फ्लक्स निकालना है, पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो तरीका यहाँ पे ये क्या करो, छोटा छोटा टुकड़ा निकालो, क्या तुम पूरे सरफेस से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी निकलेगा जब तुम छोटे छोटे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे। तो छोटा सा एरिया काटा मैंने, ये छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, मैंने छोटे से एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस कर रहा है वो निकालेंगे, पूरा को इंटीग्रेट कर देंगे, सबको जोड़ देंगे तो टोटल सर्फेस का निकल जाएगा। ये जनरल केस है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा वेरिएबल है, देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इधर कभी इधर क्रॉस हो रहा है, कभी नहीं, पैरेलल नहीं है, यहाँ पे पैरेलल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी ऐसे निकल रहा है, कभी ऐसे क्रॉस कर रहा है, कभी ऐसे क्रॉस कर रहा है, कुछ एंगल पे, पर्टिकुलर कुछ एंगल पे, यानी थीटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, याद रखना बात को। मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है यानी कि वेरिएबल है, समझना जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, वेक्टर की बात हो रहा है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड हो सकता है कि कांस्टेंट हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट है, यानी डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस हो रहा है, ऐसे क्रॉस हो रहा है। तो उस केस में जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ए, ये पूरे सरफेस के लिए ये वाला नहीं लागू कर सकते, ये तभी लागू होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो है वो कांस्टेंट हो, तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है। तो क्या करेंगे, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, माने उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, जनरली तुमको डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखाई देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल है, इसका मतलब कि इस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एरिया काटना पड़ेगा। छोटे से एरिया पर हमको छोटा सा फ्लक्स निकालना पड़ेगा। छोटा सा फ्लक्स निकालने के बाद पूरे एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा फ्लक्स निकल जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो अभी इसको कैसे करते हैं, डी फाई निकालो। डी फाई सर, डी फाई क्या होता है, स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एरिया भाई फॉर्मूला में रहेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ई है, और इसका एरिया का ना डी एस, डॉट डी एस लगा देना, डी एस एरिया वेक्टर। ये डी एस हो गया, मैं लिख देता हूँ डी एस एरिया वेक्टर। ओके, डी एस एरिया, डी एस एरिया वेक्टर इसका, इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने इस सरफेस को ऐसे बना दिया समझाने के लिए। ठीक है, चलो अब मैं डॉट ले लिया। आपको सर ये डी फाई मतलब क्या हुआ है, डी फाई मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू डी एस एलिमेंट, मानी छोटे से एलिमेंट की वजह से। और टोटल अगर हमको फ्लक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, डी फाई को। ओके, लेकिन टोटल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस के लिए टोटल सरफेस का निकालना था, यहाँ पे एस लगा देता है, तो इसको ऐसे लिखने का तरीका है। सो तो फ्लक्स इक्वल टू टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके सुना, ये बहुत काम आएगा, पूरे मेरी डेफिनेशन है ये। ओके, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल एस तक। मैंने डी फाई का वैल्यू रख दिया यहाँ पे, यही तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन बार बार यही इस्तेमाल होगा, ये बार बार इस्तेमाल होगा, मैं टिक कर दे रहा हूँ। ओके, अब ये क्या कहलाता है, सुना, सरफेस मैंने यहाँ पे एस क्यू लिखे सर, एस क्यू लिखे सर, यहाँ पे एस क्यू लिखे, सरफेस एस लिया है मैंने, इसलिए टोटल सरफेस का मैंने फ्लक्स निकाल रहा हूँ कि इस पूरे सरफेस का कितना फ्लक्स होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रहा है, कभी ऐसे क्रॉस कर रहा है, कभी ऐसे क्रॉस कर रहा है, कभी ऐसे क्रॉस कर रहा है। मैंने ये एरिया है, जैसे ये एरिया है, अब एक बार ऐसे जा रहा है, एक बार ऐसे जा रहा है, एक बार ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं है। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो, जैसे मैंने पैरेलल का केस लिया था जो मैंने समझाया था। बट जनरली तुमको इस आगे जो देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन फ्लक्स माने कि उसका डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो टोटल इंटीग्रेट करने के बाद टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ये टोटल छोटा सा फ्लक्स आया, तो इसको बोलते हैं, देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रेशन को इंटीग्रल बोलते हैं। तो सरफेस के रिस्पेक्ट में किया गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब इंटीग्रेट करोगे सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्स। फ्लक्स का डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। The surface integral of electric field over any surface is called flux. ये definition. The surface integral of electric field को हम लोग surface के respect में integrate करेंगे over any surface S, okay, is called surface integral. S मैंने नाम दे दिया, यही definition है, final definition। ये 2 नंबर में अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये definition लिखना पड़ेगा। Where theta is the, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, ध्यान से सुना कि ये EDS का cost है, तुम EDS cost है, थीटा लिख सकते हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन, तो थीटा की कोई जरूरत नहीं, रहने दो थीटा, ये फॉर्मूला तुमको याद आना। चलो ठीक है, थीटा यहाँ पर लिख दो, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल, ओके, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर डी एस, ए नहीं डी एस बोलो, थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, ऐसा करो, नहीं तुम ऐसा काम करो, इसको तुम ई डी एस को ऐसे लिख दो, लो ऐसे रहने दो, ई डी एस कॉस थीटा, ऐसे लिख दो, ई डी एस कॉस थीटा। अब लिख दो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, अब सही है, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड डी एस। डी एस मतलब छोटा सा एलिमेंट जो काटा उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन का, क्या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ये डी एस। ओके चलो, तो ये फॉर्मूला तुमको हमेशा काम आएगा, सबसे ज़्यादा ही काम होगा। ये सब छोड़ दो, टेंशन मत लो। ये एग्जाम में अगर 2 नंबर में पूछता है बोर्ड एग्जाम में, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, तो तुम यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ तक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट देख लो। अब ये फॉर्मूला में मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल देंगे, डी एस का इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा। लो इसे यहाँ पे किस कर देता हूँ, यहाँ पे किस कर देता मैं, रुको, इफ मैं लिख देता हूँ, इफ यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंट है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर ही कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही कांस्टेंट है, ओके कांस्टेंट है, CONS कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, जो तुमने फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, फाई इक्वल टू ऐसे जो लिखे हो EDS लिखे हो ना, ये एस पे, तो ई को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेट नहीं करते हैं ना, डिफरेंस तो उसका अकेला रहा है, 0 हो जाएगा। तो ds को ऐसे रख दो, डॉट लगा दो यहाँ पे, एस ऐसे कर, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया, EA लिखो या ES लिखो, कोई बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, लेकिन ये फॉर्मूला कभी काम नहीं आएगा, बहुत कम जगह काम आएगा, बहुत कम जगह। लेकिन दूसरा केस सुनो, दूसरा केस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन सेम होगा कि नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, EDS कॉस्ट है ना, EDS कॉस्ट है, तो इसका फॉर्मूला लगाओ, फाई इक्वल टू का पड़ेगा
डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ई को बाहर निकाल सकते हो, इस ई को बाहर निकाल, एस लिख देना, सरफेस है एस है, न भी लिखो चलेगा, तो इस तरीका लिखने का पैर के पास, ओके एस और डी एस कॉस थीटा, खत्म। थीटा वेरिएबल है, अब थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा जीरो डिग्री 100 से इंटीग्रेट कर देंगे, थीटा का वैल्यू जो भी रहेगा, लेकिन ई को बाहर निकालेंगे जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बट यहाँ पर बाहर फॉर्मूला में बाहर निकालिए मैंने, तब निकाला मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही कांस्टेंट है, तो ये काम ही नहीं पड़ेगा, ये काम पड़ेगा, ये ज़्यादा काम पड़ता है। चलो ठीक है, अब कुछ आप फार्मूला सब कुछ ये एग्जाम में पूछा जाता है, इतना ही लिखना, बाकी कुछ फार्मूला अब इसका कुछ यूनिट याद रख लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई, ओके, इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर होता है, पहली बात, ओके। दूसरी बात ये कि ये पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो सकता है, कब होगा पॉजिटिव नेगेटिव सब बताएंगे, तो वेट करना, ठीक है। चलो उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है तुम्हारा, इसकी जो इसका एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट लिख देता हूँ, एसआई यूनिट फॉर्मूला वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तभी फ्लक्स मिलेगा, ऐसे याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तुमको फ्लक्स मिलेगा, तो एरिया का क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। या एक और यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, मीटर मीटर काट दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था, मीटर मीटर कैंसिल, तो हो गया वोल्ट मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, देखते हैं लिखा हुआ कैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर देते हैं, चलो ठीक है। थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया आप लोगों को समझाने का, और उसके अलावा इसका डायमेंशन निकाल देता हूँ मैं, डायमेंशन कहाँ निकालो, पहले इसको नोट कर लो, चलो नोट कर लो, इसके बाद अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन भी करना है, तभी जाके तुमको गॉस लॉ समझ, ओके चलो देखो ये, अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स का क्या बोला मैंने, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर देता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का होता है mL/T-2, ये याद होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला, और चार्ज का होता है AT या टी ए बोल दो, जो भी है चार्ज का AT, और एरिया, ये एरिया है, एम्पियर नहीं समझना है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर, तो कर दो mL स्क्वायर, ये एल क्यूब हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यही है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, डायमेंशनल फॉर्मूला ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड करने का पता होना चाहिए, एरिया का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है सर, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का होता है mL/T-2, ओके, और चार्ज का होता है टी है, AT लिखो या टी लिखो बोलो, ओके, और एरिया का होता है तुमको एल स्क्वायर, एरिया के बदले में तुम एस लिख दो, कन्फ्यूजन ना होगा, एस का सरफेस एरिया, तो एल स्क्वायर हो गया, एरिया का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल स्क्वायर होता है, ऊपर ले जाओ तो एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो T-1 है, ऊपर जाएगा -2, -1 हो जाएगा, अरे टी ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -2 है, रुक जाओ तुम ऐसे करो, टी ऊपर ले जाओ, T-1 और A-1, अब -1 -2 हो जाएगा, लो अच्छा से एक स्टेप और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, T-3 A-, ठीक है, ये हो गया। कुछ और बात सुन लो कि अगर थीटा, भाई मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, ओके, मैंने कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड आगे ई बने, ये फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला इसलिए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा E/S, U इंटू एस, एस मतलब सरफेस एरिया, डायरेक्टली ES इंटू कॉस थीटा, या E.S लिख देना डायरेक्टली, E.S, ठीक है, ES का हो जाएगा ES कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें तुम कुछ केस कर लो, मैं बता देता हूँ, कॉस थीटा, अब कुछ केस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो पहला केस में थीटा 0 डिग्री हुआ, ओके, थीटा 0 डिग्री केस में, थीटा 0 डिग्री कब हुआ पता है तुमको, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा ES cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ES cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा ES, खत्म करो, ES खत्म, प्लस में आ जाएगा आंसर, प्लस ES, में प्लस दिखा दे रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरा केस में थीटा अगर मान लो कि 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, इसमें cos 180 का वैल्यू -1 होता है, पता है तुमको, तो ES cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो -1 रख दो, कुछ नहीं है इसमें, तो -ES हो जाएगा, -ES लिख दें, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलो ठीक है। उसके बाद ये मैंने फ्लक्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव कैसे होगा, सवाल करवाने से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो, और जब थीटा 90 डिग्री होगा, क्लियर बात है, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो समझना है, तो ये मैंने सारी बात बता दी, नोट कर लो अच्छे से, सारी बात को पूरा नोट कर लो। अब इस पर मैं अगला टॉपिक लेकर आऊँगा तो तुमको सवाल बताऊँगा इस पर, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके।